मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि दूसरे नंबर पे बोलने का ये फ़ायदा होता है केशव जी कि पहला वक्ता बहुत कुछ बोल गया है, लेकिन नुकसान ये होता है कि बहुत कुछ बोल गया है तो बोलेंगे क्या। शुक्र ये है कि मुझे बोलना इंदिरा जी पे है और कुछ कोइंसिडेंट है। जैसे एक तो हाईलाइट किया अध्यक्ष जी ने कि हैदराबाद में हैं हम लोग, और हैदराबाद जो है सरदार पटेल जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ के निज़ाम को जब इसकी रियासत को भारत में मिलाना था और संयोग से आज ही उनकी जो है जन्म तिथि है। दूसरा ये है कि सरदार पटेल साहब को लौह पुरुष कहा जाता है और इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाता है। ये दूसरा कोइंसिडेंट है। तीसरा कोइंसिडेंट ये है कि जैसा जीवन होता है ना, सुख और दुख इसकी दो पटरियां होती हैं, वैसा ही हमको इस बात की खुशी है कि आज सरदार पटेल साहब की जयंती है। साथ ही साथ इस बात का दुख है कि आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि है और ऐसा संयोग जो है वो बहुत कम होता है। इसके साथ साथ एक और संयोग मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। आज जो भारत का मानचित्र है उसको सरदार पटेल साहब ने बनाया है, इसका श्रेय उनको दिया जाता है। लेकिन आज जो एशिया का मानचित्र है उसको बनाने का श्रेय श्रीमती गांधी को दिया जाता है कि जब वॉर हो रहा था पाकिस्तान के साथ, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसको उस ज़माने में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो उस वॉर की कई सारी कहानियां हैं, लेकिन उस वॉर के बाद जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो सरेंडर की इंडियन आर्मी के सामने, और देखते देखते दक्षिण एशिया का मानचित्र बदल गया, एक नया देश बन गया और जो दादागिरी थी इस रीजन में पाकिस्तान की, उसको श्रीमती गांधी ने ख़त्म किया। तो ये भी एक तीसरा संयोग है, मानचित्र के को परिवर्तित करने का और उसको बनाने का एक संयोग है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से आप सब लोग स्कूल के दिनों से ही श्रीमती गांधी का जीवनी पढ़ रहे हैं। मैं उसमें अपना वक्त और आपका वक्त नहीं ख़राब करना चाहता। सबके हाथ में मोबाइल है, तुरंत गूगल पे डालेंगे इंदिरा जी कब पैदा हुई, कब स्कूल गई, उनके पिताजी का क्या नाम है, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, उनके पति का क्या नाम है, वो सब मिल जाएगा। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्तित्व को लेकर के हमारे समाज में जो धारणाएं हैं, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने नेताओं को लेकर समाज में जो धारणाएं हैं उसका विचारधारात्मक उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे आप अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर के गली चौराहा पे बैठने वाला किसी साधारण व्यक्ति की बातचीत को सुनेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंदिरा जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप उसको यूं नहीं देखिए कि वो इंदिरा जी के बारे में कही जा रही है। सबसे बड़ा तमाचा जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी तो इस देश की पितृ सत्ता को लगा कि एक महिला प्रधानमंत्री कैसे बन गई। हालांकि वो प्रधानमंत्री की सुपुत्री थी, उनके लिए जब इस तरह की बातें कही जा सकती हैं तो आज जो हमारी महिला साथी यहाँ बैठी हैं वो इस बात को बखूबी समझती होंगी कि सार्वजनिक जीवन में आपका होना कितना कठिन है। आपके साथ चलने वाले साथी जब आप आगे निकल जाते हैं तो पीठ पीछे आपके चरित्र को लेकर के कैसी बातें करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आज से कई दशक पहले इसी समाज में जब रूढ़िवादिता और ज़्यादा थी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार कम था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो उनको क्या क्या सुनना पड़ता होगा। आप सामान्य रूप से किसी गांव में जाएंगे तो कोई किसी बूढ़ा को दिखा करके कहेगा कि ये इंदिरा जी के बड़े प्रशंसक थे और फिर हंसने लगेगा। ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के परिवार से होने के बावजूद एक महिला का सत्ता पे काबिज होना, और सिर्फ काबिज नहीं होना
उस वक्त कांग्रेस के जितने तथाकथित चरित्रवान नेता थे, उन तमाम लोगों ने कैसी कैसी बातें कही। कोई तो मोम का गुड़िया कहता था, कोई कुछ कहता था, तमाम तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन कहते हैं कि उस ओल्ड गार्ड को न्यू वे से इंदिरा जी ने राजनीति का ककहरा सिखाया था। और ये बात सार्वजनिक जीवन में आने वाली महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। लेकिन आज देखिए उस बात को किस तरीके से कहां पहुंचा दिया गया है कि खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री किसी सड़क छाप की तरह कहते हैं दीदी ओ दीदी। तो ये हमारे लिए एक सबसे चैलेंजिंग चीज है कि हम इंदिरा जी के कामों को कैसे स्थापित करें और उनको लेकर के जो धारणाएं हैं उसका राजनीतिक तौर पर कैसे जवाब दें। जब हम कहते हैं कि किसी प्रधानमंत्री का मूल्यांकन किन चीज़ों से होगा, किसी प्रधानमंत्री का मूल्यांकन इससे नहीं होगा कि कहाँ पढ़े थे, कहाँ लिखे थे, बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने क्या किया, कौन सी ऐसी बात कही, कौन सी ऐसी बात की कि नाम लेते ही वो बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं आपको वो प्रमुख बिंदु गिनाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, एक पढ़ी लिखी नेता होने का, विदेश में पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपके भीतर एक वैज्ञानिक सोच होती है। चांद देख लेने से पति का उम्र बढ़ जाएगा, तो जो लोग चांद नहीं देख रहा है उसके पति का उम्र नहीं बढ़ रहा है। वो चांद पर किसी के पति को भेज रही थी, ये फर्क होता है। आप यहाँ चलनी लेकर के चांद देखिए और वो किसी के पति को चांद पे पहुंचा रही थी। भारत को स्पेस साइंस में आत्मनिर्भर बनाने का जो उनका योगदान है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और जब उन्होंने ये सवाल किया, वो इतना भावनात्मक और मार्मिक वीडियो है कि आज भी आप उसको देखेंगे और इस देश से अगर आप प्यार करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब श्रीमती गांधी ने पूछा कि ऊपर से हमारा देश कैसा लगता है, तो वहां से जवाब आया, चांद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ये बात हमको पता होनी चाहिए और इस बात को हमको चौक चौराहों पे, नुक्करों पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम जगह जो है बोलना चाहिए कि भारत को स्पेस साइंस में आत्मनिर्भर बनाने वाली महिला थी। क्योंकि वो रूढ़िवादिता नहीं मानती थी, उनको नहीं लगता था, ऐसा नहीं था कि वो संस्कार नहीं मानती थी। आप मुझे कोई भी ऐसी तस्वीर बताइए जब वो पब्लिक में भाषण देने के लिए जाती थी तो क्या पल्लू उनके सर पे होता था कि नहीं होता था। संस्कार मानने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मूर्खता का पालन करना शुरू करते हैं, और सारे निर्णय को बहुत मजबूती से लागू कराती थी। आप जान लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो मीडिया में एक झूठ बोला जाना शुरू हुआ कि हम परमाणु के मामले में आत्मनिर्भर बन गए हैं। इतिहास जान लीजिए, श्रीमती गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, पहला परमाणु परीक्षण हुआ और भारत के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए। श्रीमती गांधी ने कहा कि आप होंगे दुनिया के दादा, हम आपको दादा नहीं मानते। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और हम अपनी संप्रभुता को, अपनी सॉवरेनिटी को किसी भी तथाकथित शक्तिशाली राष्ट्र के सामने समर्पित नहीं करेंगे। और ये जो निर्णय है, उस निर्णय का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को झुकना पड़ा। और ये विरासत कहाँ से आती है? ये विरासत आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से। आप सब लोगों को ये जानना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी अमेरिका भी गए थे। ऐसा नहीं है कि सीधे रसिया चले गए थे, अमेरिका गए और अमेरिका से कहा कि आप हमारे देश में फैक्ट्रियां लगाइए, आप हमारे देश में डैम बनाइए। तो अमेरिका ने कहा कि आपको फैक्ट्री की क्या जरूरत है, फैक्ट्री हम लगा लेते हैं, आप बस सामान खरीद लीजिए। और आज की सत्ता यही कर रही है कि फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है, हम चाइना से सामान मंगा लेते हैं, हम फ्रांस से सामान मंगा लेते हैं, जर्मनी से फ्रांस सामान मंगा लेते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता का नाटक किया जा रहा है, उस आत्मनिर्भरता को इस देश में अगर किसी ने स्थापित किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उसको आगे बढ़ाया श्रीमती गांधी ने। आगे इस रूप में बढ़ाया कि वो इस देश के भीतर कई ऐसे पॉलिसीज को लेकर के आई जो इस देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है। उसमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया, जो गांव के लोग हैं बखूबी इस बात को जानते हैं कि गांव में महाजनी व्यवस्था है कि आपके घर में कोई बीमार हो गया है, आपको 500 रुपया अगर उधार लेना है तो आपसे जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से इंटरेस्ट लिया जाएगा। मान लीजिए 10 रुपये सैकड़ा पे अगर आप सूद लिए हैं तो पता चला कि आप सूद ही देते रह गए, मूल तक आप पहुंचे ही नहीं, मूलधन आपने कभी चुकाया ही नहीं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया कि इस देश के आम लोगों का पैसा सुरक्षित रहे और सरकार उसकी गारंटी ले। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आपका पैसा अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाया जा रहा है। नतीजा ये हुआ है कि जो राष्ट्रीय बैंक है उनका एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये हुआ कैसे है? तो दोस्तों को कर्जा देने से। आप सुने होंगे मेहुल चौकसी, पता नहीं कितने कितने तरह के मैंने जैसे होता है ना, काली गाय, सफेद गाय, चितकबरी गाय, तो तमाम तरह के मोदीज हैं जो पैसा लेकर के देश का भाग रहे हैं। तो ये इस देश के आम लोगों का पैसा जो है, जिसको बचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ना सिर्फ आज बैंकों को बेचा जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो आम लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। और एक और बात, अक्सर कहा जाता है कि कहाँ जमहूरियत थी, राजा की बेटी रानी बन गई, ये बात कहा जाता था। इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, यह बात पूरी तरह से झूठ है। झूठ इसलिए है कि अगर वो रानी होती तो फिर राजाओं का प्रिवी पर्स नहीं बंद किया होता, जो राजकुमारों को पेंशन मिल रहे थे वो पेंशन नहीं बंद किया जाता। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो बचे खुचे राजवाड़े रह गए थे वो सब श्रीमती गांधी के खिलाफ हो गए कि आपने हमारा पेंशन क्यों बंद कर दिया। तो जब भी आप गांधी का नाम लेते हैं, श्रीमती गांधी का, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में आना चाहिए। एक, स्पेस साइंस में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, तीसरा प्रिवी पर्स को समाप्त करना, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जितने भी तरह का आप प्रगतिशील पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं उसकी शुरुआत श्रीमती गांधी ने की। और उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ जो था कि हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में संशोधन करके समाजवादी शब्द को शामिल कराना, धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल कराना, और यह कहना कि संपत्ति का अधिकार आपका निजी अधिकार नहीं है। संपत्ति कोई माँ के पेट से लेकर के पैदा नहीं होता है, लड़का हो या लड़की, हर कोई नंगा पैदा होता है। जैसा अंबानी का बच्चा पैदा होता है ना, वैसा ही जूता सिलने वाला का बच्चा भी पैदा होता है। और अंबानी ने ये धन इस समाज से कमाया है, इसीलिए संपत्ति पे आखिरी अधिकार समाज का होगा, देश का होगा, राष्ट्र का होगा। इसको, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाना, ये उनके महत्वपूर्ण काम थे। और ये सब सारा काम जब हो रहा था तो आप सोचिए, इस देश की तमाम राजनीतिक शक्तियां उनके खिलाफ हो गई। और जब उनके खिलाफ हो गई तो उन्होंने एक निर्णय लिया, जिस निर्णय के बारे में अक्सर बहुत तरह की बात की जाती है, जिसको आपातकाल कहा जाता है, जिसको इमरजेंसी कहा जाता है। मैं इमरजेंसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इमरजेंसी के दौरान जो चीज़ें हुई वो ठीक था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। किसी का ज़बरदस्ती पकड़ करके नसबंदी कर देना, इसको ठीक तो नहीं कहा जा सकता। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें राजनीतिक विरोधी कार्यकर्ताओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर तमाम तरह के हमले हुए। वो जो घटनाक्रम थे मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो आशंका व्यक्त की गई थी वो आशंका तो जरूर साबित हो गया है सच, कि आज एक अघोषित आपातकाल है, इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। क्या आज पत्रकारों को जेल में नहीं डाला जा रहा है? क्या आज राजनीतिक विरोधियों के घरों पे ईडी और इनकम टैक्स नहीं जा रहा है? क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में नहीं बंद कर दिया गया है? क्या उनको बार बार बेल देने से जो उनका फंडामेंटल राइट है उसे नहीं डिनाई किया जा रहा है? आज किसी पत्रकार में हिम्मत है कि अपने अखबार का संपादकीय वो खाली छोड़ दें? उस जमाने में लोगों ने ऐसा किया था। और वो जो आशंका थी, आज जब हम यहाँ खड़े हैं इस मोड़ पे 2022 में जब बात कर रहे हैं, वो आशंका तो सही साबित हो गई।
एक पत्रकार हैं जिन्होंने किताब लिखी है, संतोष जी नाम है उनका। उस किताब का टाइटल है जेपी से बीजेपी, जेपी से बीजेपी। इस सवाल का जवाब कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी राजनीतिक जमीन तैयार हुई जिसको कहते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके का एंटी कांग्रेसिज्म। और उस एंटी कांग्रेसिज्म का असर ये है कि जब अघोषित आपातकाल है तब भी कुछ लोग उसी आपातकाल का भजन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द आप सुनेंगे इमरजेंसी को याद करते हुए, तो ऐसा लगता है वो कहावत बिल्कुल फिट बैठता है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज एक अघोषित आपातकाल है, फिर उस आपातकाल को याद करके उसका राजनीतिक जवाब आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपको असहमत होने का अधिकार है। मेरा मानना है कि जेपी मूवमेंट के दौरान एंटी कांग्रेसिज्म या कांग्रेस के खिलाफ जो एक राजनीतिक यूनिटी बनी थी, उस यूनिटी का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि राजनीतिक रूप से आरएसएस इस देश में जो अलग थलग पड़ा हुआ था उसको मुख्य धारा में शामिल कर लिया गया, उसको स्वीकार्यता मिल गई, उसको सामाजिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। उससे पहले आरएसएस के लोग छुप करके चलते थे गलियों में, क्योंकि जब वो निकलते थे तो लोग कहते हैं देखो गांधी का हत्यारा जा रहा है, देखो गांधी का हत्यारा जा रहा है। उसको सामाजिक स्वीकार्यता उस आंदोलन के दौरान मिली। और याद कीजिएगा इस बात को, जब यूपीए 2 की सरकार थी, अन्ना आंदोलन हो रहा था, तथा कथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, तो उस अन्ना आंदोलन को भी बार बार जेपी आंदोलन से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। और जो लोग अन्ना आंदोलन में थे माथा पीट करके घूम रहे हैं अभी। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो कोई भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस विरोधी आंदोलन था। और आज जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई है तब हाई डेमोक्रेसी हो रहा है। आज है किसी को हिम्मत कि आपके जो है 5 सेंट्रल मिनिस्टर जा रहे हैं उस बाबा को रिसीव करने के लिए, जो फ्रॉड है, जिसका काम है फ्रॉडगिरी करना। जमहूरियत का मजा उठा करके जमहूरियत का गला दबाने का ये सबसे बड़ा नमूना है। इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को श्रीमती गांधी को लेकर के जो धारणाएं हैं उसका राजनीतिक जवाब देना चाहिए और ये कहना चाहिए। इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हम गलत को गलत कह सकते हैं, गलत को हम स्वीकारेंगे कि वो गलत था, लेकिन जो सही था उसको भी कहेंगे कि वो सही था, और वो आशंका सही साबित हुई। और यह बात उस वक्त के तमाम खुफिया रिपोर्टों में दर्ज है कि कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, श्रीमती गांधी की सरकार को अपदस्थ करने के लिए विदेशों से चंदा आए और यहाँ के राजनीतिक दलों को समर्थन दिया गया, ताकि इस मजबूत नेता को अगर हरा दिया गया तो फिर भारत के बाजार पे बहुत आसानी से कब्जा किया जा सकता है। और ये क्रिटिक जो है, जो कांग्रेस को लेकर के है, यही कांग्रेस की खासियत भी है कि हर तरह के लोग इसका हिस्सा हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हीं विचारों को कांग्रेस में रहते हुए ही आगे बढ़ाए, और उसके चलते जो है आज देश में ये परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन आज जो हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा में हैं, उनको वैचारिक तौर पे यह बात समझनी पड़ेगी कि भारत के भीतर जो गांधी कहते थे वो हमारे देश का दर्शन कहता है, और जो गांधी कहते थे उसको मॉडर्न तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम नेहरू जी ने किया। उस काम को आगे श्रीमती गांधी ने बढ़ाया। और जब आप इतने साल के इतिहास को देखते हैं जिसमें उतार चढ़ाव होता है, जिसमें ऊंच नीच होती है, कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, लेकिन बड़े गर्व के साथ आप तमाम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, आज तक यूएसए का प्रेसिडेंट कोई महिला नहीं बन पाई है। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री बनी, उनके काम को हमको क्रिटिकली देखना चाहिए और जो अच्छी बातें हैं उसको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो देश के लिए शहादत दिया है, उसके लिए हमको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। आप सब लोग शांतिपूर्वक बात को सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।